गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं यूनिट नंबर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब तक हम टोटल 6 यूनिट्स कर चुके हैं और ये 6 यूनिट्स की वीडियो जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप उनको जाके देख सकते हो। तो यूनिट नंबर 7 अगर हम कंप्लीट कर लेंगे ना तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ 2 यूनिट और बचेंगे और वो भी हम लोग फटाफट फिनिश करेंगे। तो जो यूनिट नंबर 7 है वो किस बारे में बात करता है? यूनिट नंबर 7 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की और बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। यानी ये दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और हम लोग इस चैप्टर के एंड में हमें क्या क्या चीजें समझ आ जाएंगी, हमें समझ आ जाएगा इन दोनों ही टर्म्स का मीनिंग समझ आ जाएगा। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है ये समझ आ जाएगा। उसके बाद जो पार्टीज की लाइबिलिटीज क्या होती है, उनकी ड्यूटीज क्या होती है और फिर उनके राइट्स क्या होते हैं ये समझ आएगा। एंड लास्ट में इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स कैसे फिनिश होते हैं, मतलब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या प्रोसेस है, किस टाइप के डिस्चार्ज होते हैं वो हमें समझ आ जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फटाफट से। तो यूनिट नंबर 7 है इंडेमनिटी एंड गारंटी की। इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। एक छोटे से एग्जांपल के साथ हम लोग ये चैप्टर समझेंगे। इमेजिन करो, चलो फ्यूचर में पहुंच जाओ। 4 साल के बाद आप लोग क्या बन जाओगे? आप लोग बन जाओगे सीए। ठीक है, और आप कहाँ जाओगे? कुछ लोग हो सकता है अपने खुद की प्रैक्टिस शुरू करें, कुछ लोग हो सकता है जॉब। तो जो लोग जॉब करेंगे ना, हम उनकी बात करते हैं। जो लोग जॉब करेंगे और वो किसी कंपनी को ज्वाइन करें, तो जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो कंपनी के पास कितने तरह के खर्चे होते हैं, वो आपको एक्वायर करने के लिए कितने तरह के खर्चे करती है कंपनी। जैसे कि सबसे पहले हायर करती है, उसके प्रोसेस में खर्चा होता है। सेकेंड, वो आपकी ट्रेनिंग करवाती है, उसमें आपका कंपनी का खर्चा होता है। तो जब कंपनी इस तरह के खर्चे करती है तो फिर कंपनी क्या करती है? कंपनी आपसे कई बार ऐसा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है कि भाई आप कम से कम 2 साल तक तो यहाँ पे काम करोगे ही करोगे। और अगर आप बीच में ही वो कंपनी छोड़ना चाहते हो, आप कहीं और ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आ जाती है, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपको कंपनी को क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है सर्टेन सम ऑफ मनी। ये डिपेंड करता है हर एक कंपनी में। तो सर्टेन सम ऑफ मनी क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो कंपनी को जो लॉस हुआ है ना आपको हायर करने में, आपको वो पे करना पड़ रहा है। यानी आपको वो क्या करना पड़ रहा है? आपको वो इंडेमनीफाई करना पड़ रहा है। इसी को कहते हैं इंडेमनिटी। मतलब सामने वाली पार्टी को जो भी लॉस हो रहा है आप उसको क्या कर रहे हो? कंपनसेट कर रहे हो। बस इतना सा इसका मीनिंग है इंडेमनिटी का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तो कीवर्ड्स देख लेते हैं। इसमें क्या कर रहा है? टू मेक गुड द लॉस, यानी लॉस को कंपनसेट कर, यानी टू कंपनसेट द पार्टी हु सफर्ड सम लॉस। ठीक है, उसके बाद इसमें पार्टीज कौन कौन सी होती है? जैसे हमने देखा दो पार्टी है, पहला तो आप हो, दूसरा कंपनी। तो आप क्या हो? आप हो इंडेमनीफायर। इंडेमनीफायर मतलब जो लॉस को कंपनसेट कर रहा है, और ये हो गया इंडेमनिटी। तो कौन कौन सी पार्टीज हो गई? एक हो गया इंडेमनीफायर और एक हो गया इंडेमनिटी या फिर इंडेमनीफाई। आप हो गए इंडेमनीफायर जो कि क्या करेगी? प्रॉमिस कर रही है कि मैं लॉस पे करूंगी, एंड कंपनी क्या हो जाएगी? इंडेमनीफाइड हो जाएगी, मतलब उसको लॉस के पैसे मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये दो तरीके के हो सकते हैं। इम्प्लाइड भी होता है और एक्सप्रेस भी होता है। एक्सप्रेस मतलब जो क्लियरली मेंशन करता है कि हाँ मैं ये लॉस रिकवर करने के लिए तैयार, मतलब कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ। एंड सेकेंड इम्प्लाइड, कि इसमें कुछ बोल नहीं रहे बट ये इम्प्लाइड है कि आप वो लॉस कंपनसेट करो। तो इसमें दो टाइप के हो गए, पहला तो हो गया एक्सप्रेस एंड दूसरा हो गया इम्प्लाइड। फिर हमारे पास आता है कि राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड, यानी कि जब इंडेमनिटी होल्डर है, यानी आपके केस में क्या होगी? कंपनी हो गई। कंपनी को जब लॉस हो रहा है तो उसके पास क्या क्या राइट्स हैं ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला राइट हो जाएगा ऑल द डैमेजेस, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस कंपनी ने इनकर किए हैं उसको रिकवर करने का राइट आ गया कंपनी के पास।
सेकेंड राइट आ गया, अगर कंपनी आपके पीछे पड़ के वो आपसे पैसा मांग रही है, तो जो कॉस्ट ऑफ कंपेलिंग टू पे, यानी आपको बोल रही है ना कंपनी पे करो, तो जो इसका खर्चा आएगा ना वो भी आपसे रिकवर कर सकती है। एंड लास्टली, अगर कंपनी कोई कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हो गई है कि चलो अगर आप इतना नहीं पे कर सकते हो, हम किसी और अमाउंट पे अग्री कर जाते हैं, तो वो जो कॉम्प्रोमाइज करने वाला अमाउंट है ना, वो उसका भी राइट कंपनी को मिल जाता है। तो 3 अलग अलग तरीके की कंपनसेशन कंपनी क्लेम कर सकती है। उसके बाद क्या है, when does liability of an indemnifier commence, यानी आपकी लाइबिलिटी एज ए सीए जो आप ज्वाइन कर रहे हो कोई कंपनी, उसमें आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, आपकी लाइबिलिटी कब अराइज होगी, आपकी लाइबिलिटी अराइज होगी तब जब लाइबिलिटी जो है ना वो सर्टेन हो चुका है, यानी एब्सोल्यूट एंड सर्टेनिटी की केस में ही लाइबिलिटी अराइज होने वाली है, उससे पहले नहीं होगी। ठीक है, हमारा इंडेमनिटी वाला खत्म हो गया, एक पेज का चैप्टर था। अब हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है ये समझते हैं। चलो एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है आलिया। ठीक है, आलिया और कैटरीना का एग्जांपल लेते हैं। तो आलिया भट्ट ने क्या किए, कैटरीना कैफ से पैसे लिए, 10,000 रुपए ले लिए कि मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है, तुम दे दो। अब यहाँ पे कैटरीना ने उसको पैसे तो दे दिए, लेकिन आलिया भट्ट ने क्या किया, रणवीर को एज ए श्योरिटी रखा कि अगर मैं पेमेंट नहीं कर पाऊं तो पेमेंट कौन करेगा, रणवीर करेगा। ठीक है, तो कैटरीना के पास क्या ऑप्शन है, कैटरीना को पता है कि अगर आलिया भट्ट ने मेरे पैसे नहीं मुझे दिए तो कौन पेमेंट करने वाला है, रणवीर पेमेंट करने वाला है। तो यहाँ पे कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होगी, पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2 और पार्टी नंबर 3, 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। पहली पार्टी का नाम क्या है, आलिया। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डेटर, यानी ये प्रिंसिपल डेटर है, यानी ये ही वो असली इंसान है जिसने पैसे लिए थे। कैटरीना कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी क्रेडिटर, इसने क्या किए हैं, पैसे दिए हैं, उसको क्या मिलने हैं पैसे। और रणवीर क्या हो जाएगा, रणवीर हो जाएगा श्योरिटी, मतलब इसने क्या करा है, गारंटी दी है कि अगर आलिया फेल होती है तो मैं पेमेंट करूंगा। तो ये क्या हो गया, श्योरिटी हो गया। यानी हमारे पास कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हो गई, टोटल 3 पार्टीज इन्वॉल्व। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मतलब समझ में आ गया, इसमें 3 पार्टीज होती हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट। हम इस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं फिलहाल, जो रणवीर और कैटरीना के बीच हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, क्योंकि गारंटी कौन दे रहा है, रणवीर गारंटी दे रहा है। अब इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व हुई, इसमें हम लोग टाइप्स देखेंगे, एसेंशियल देखेंगे, एसेंशियल फीचर्स क्या क्या होते हैं। कोई भी अगर हम कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, तो उसमें क्या क्या चीजें प्री रिक्विजिट है, मतलब होनी ही चाहिए, तभी हम ये मानेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तो सबसे पहला इसमें क्या है, पर्पस क्या होना चाहिए, पेमेंट का। जो कैटरीना है उसका मेन पर्पस क्या है कि उसको पेमेंट रिसीव होनी चाहिए, चाहे आलिया कर दे चाहे रणवीर कर दे, आलिया नहीं कर पाएगी तो रणवीर कर देगा। यानी पर्पस क्या है, टू रिसीव द पेमेंट, मतलब पेमेंट को सिक्योर कर दिया उसने। तो पर्पस क्या है, सिक्योर द पेमेंट ऑफ डेट। सेकेंड, इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होता है, यानी जो गारंटी दे रहा है वो भी कुछ ना कुछ कंसिडरेशन लेगा, वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो हम उसको भी नहीं देखने वाले। अब देखो यहाँ पे 3 तरह के कॉन्ट्रैक्ट हो गए, ये भी एक देखने वाली चीज है कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसमें टोटल 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, 3 ही तरह के कॉन्ट्रैक्ट। पहला कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया आलिया और कैटरीना के बीच की 10,000 रुपए देने हैं उसको। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट हो गया कैटरीना और रणवीर के बीच की अगर आलिया फेल होती है तो रणवीर पे करेगा, 2 कॉन्ट्रैक्ट। एंड थर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये हो गया इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया कि अगर रणवीर को बाय चांस इन केस पेमेंट करनी पड़ती है, तो जब वो पेमेंट करेगा तो फिर वो आलिया भट्ट से रिकवर भी तो करेगा ना वो पेमेंट। तो ये क्या है, ये है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व।
ये बात कर रहा है इस चार्ट के बारे में कि ये ट्रिपलाइट एग्रीमेंट्स है। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें एक सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट है और एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। कंसिडरेशन इन्वॉल्विंग एक्सिस्टेंस ऑफ लाइबिलिटी, इसमें लाइबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। यानी ये जो आलिया भट्ट ने 10,000 रुपए लिए थे कैटरीना से, तो यहाँ पे क्या थी, एक लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती थी। देन हमारे पास मिस रिप्रेजेंटेशन वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। ये सब बेसिक कॉन्ट्रैक्ट्स के जो फीचर्स होते हैं ना, वही फीचर्स है कि मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए, राइटिंग में हो ये जरूरी नहीं है, और हो सकता है जॉइंट श्योरिटी भी हो सकती है। जॉइंट श्योरिटी का क्या मतलब हुआ कि रणवीर के पास उतने पैसे ही नहीं है, वो बोल रहा है मैं सिर्फ 5,000 दे सकता हूँ, रणवीर के साथ साथ एक और पार्टी को इन्वॉल्व कर लो। किसको कर लो भाई, शाहरुख खान को कर लो। चलो, तो आधे पैसे शाहरुख खान देगा, आधे पैसे कौन देगा, रणवीर देगा, 5-5 की। यानी यहाँ पे क्या होगी, को श्योरिटी इन्वॉल्व, तो ये भी केस हो सकता है। तो ये 6 हमारे पास क्या हो गए, एसेंशियल्स हो गए एक वैलिड गारंटी के लिए। उसके बाद है टाइप्स ऑफ गारंटी। टाइप्स ऑफ गारंटी में देखो 2 टाइप्स ऑफ गारंटी है। पहला टाइप हो गया स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब एक किसी स्पेसिफिक एक ट्रांजैक्शन था, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए। और दूसरा हो गया जनरल। जनरल में क्या हो जाएगा, कोई ऑनगोइंग है, जनरल कह लो या ऑनगोइंग कह लो। ऑनगोइंग का मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन नहीं है, देयर आर सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। जब सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होंगी तो वो जो गारंटी है ना, वो लंबी चलने वाली है उस केस में। टाइप्स ऑफ गारंटी के बाद हम लोग देखेंगे इंडेमनिटी और गारंटी के बीच का डिफरेंस। इंडेमनिटी और गारंटी के बीच का डिफरेंस बहुत इजी, क्योंकि दोनों में आपस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। सबसे पहला तो यही कि इसमें 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, इसमें 3 पार्टीज इन्वॉल्व है। उसके बाद लाइबिलिटी जो है इंडेमनीफायर की, यानी एज ए सी जो आपकी लाइबिलिटी थी, वो क्या थी, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी, उसके अलावा कोई और उसमें शेयर नहीं करता था। लेकिन इसमें जो श्योरिटी की लाइबिलिटी होती है वो कब होती है राइस, जब जो प्रिंसिपल डेटर है ना, वो पेमेंट करने से फेल हो जाता है, उस केस में ही श्योरिटी की लाइबिलिटी आती है। तो श्योरिटी की लाइबिलिटी कैसे हो जाती है, सेकेंडरी एंड कंडीशनल, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिंसिपल डेट। फिर टाइम ऑफ लाइबिलिटी कब होगा, जब वो कंटिजेंसी हुई, यानी जब आपने वो जॉब छोड़ी तब आप पे लाइबिलिटी आ जाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रिंसिपल डेटर हमारा टाइम ऑफ लाइबिलिटी है। टाइम ऑफ एक्ट क्या है, इंडेमनीफायर नीड नॉट टू एक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ इंडेमनीफायर होल्डर। यानी जो उसको इंडेमनीफायर यानी जो आप हो, आपको उनकी रिक्वेस्ट पे ही काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइबिलिटी अराइज हो चुकी है, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा कंपनी को, जब आपने डिसाइड किया कि आपको कंपनी छोड़नी है। लेकिन इसके केस में क्या है, जब प्रिंसिपल डेटर रिक्वेस्ट करता है ना, उसके बाद ही आपकी लाइबिलिटी आती है। फिर राइट टू सू थर्ड पार्टी, इसमें थर्ड पार्टी को कोई नहीं बोल सकता कुछ, लेकिन श्योरिटी के केस में क्या है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकता। पर्पस इसमें क्या है, रिम्बर्स करवाना है लॉस को, यानी लॉस में ऑलरेडी हो चुके हैं, उसको रिम्बर्स करवाना चाहते हैं। इसका पर्पस क्या है, सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ डेट। डेट की जो हमारी हमें डेट है उसको हम चाहते हैं सिक्योर हो जाए हमारा डेट। फिर कॉम्पिटेंसीज, इसमें 2 पार्टीज है, दोनों कॉम्पिटेंट होनी ही चाहिए। इस केस में क्या हो सकता है कि एक माइनर हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आलिया माइनर होती है और उसकी श्योरिटी कौन ले लेता, रणवीर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आलिया भट्ट माइनर भी हो सकती थी। यानी कॉम्पिटेंस कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी यानी प्रिंसिपल डेटर जो है ना, स्पेसिफिकली प्रिंसिपल डेटर ही माइनर हो सकता है, और तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होगा, एकदम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी देख लेते हैं हम लोग। श्योरिटी की लायबिलिटी कब कब अराइज होती है, श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी होती है, ये हम समझ चुके हैं, वही चीजें रिपीट हो रही है। ये कभी अराइज होगी, जब प्रिंसिपल डेटर पे नहीं कर पाएगा, अगर कोई डिफेक्ट था डॉक्यूमेंट में, यानी आपका जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट था उसमें ही कुछ गड़बड़ निकल जाती है, तो श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज ही नहीं होने वाली, क्योंकि पहला कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाएगा, वैलिड नहीं होने वाला।
तो नेचर एंड एक्सटेंट में 3-4 पॉइंट्स हैं। उसके बाद लायबिलिटी ऑफ टू पर्सन्स प्राइमरीली लायबल नॉट अफेक्टिंग बाय अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी ऑन अदर्स डिफॉल्ट। इसको समझ लेते हैं हम लोग एक एग्जांपल के साथ कि मान के चलो जब ये आलिया और तब आलिया का श्योरिटी किसने लिया, रणवीर, ठीक है। उसके बाद रणवीर क्या कर रहा है, रणवीर जा रहा है किसके पास, रणवीर जा रहा है शाहरुख खान के पास और वो कह रहा है मैं अकेले ये लायबिलिटी नहीं लेने वाला, तो हम आपस में भी अरेंजमेंट कर लेते हैं कि अगर मैं फेल हो गया, नहीं पे कर पाया, तो आप पे कर देना, ठीक है। ये चीज कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे कौन है, कैटरीना, ठीक। कैटरीना को नहीं पता ये बात, इवन मान लेते हैं कि कैटरीना को इन दोनों के बीच का अरेंजमेंट पता है, उसके बाद भी कैटरीना शाहरुख खान को नहीं बोल सकती। इन दोनों के बीच आपस में जो भी अरेंजमेंट हुई है ना, वो सिर्फ ये लोग आपस में ही जानेंगे। कैटरीना के लिए अभी भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, रणवीर रिस्पॉन्सिबल है इन केस आलिया भट्ट फेल्स टू पे, ठीक है। तो ये यही कह रहा है कि लायबिलिटी ऑफ टू पर्सन्स प्राइमरीली लायबल नॉट अफेक्टेड बाय अरेंजमेंट, यानी इन दोनों के बीच में जो भी अरेंजमेंट होगी है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कैटरीना को, एंड श्योरिटी ही लायबल होगा, श्योरिटी की ही डिफॉल्ट लायबिलिटी मानी जाएगी। अब है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी। डिस्चार्ज मतलब उसकी लायबिलिटी खत्म कब होगी, यानी रणवीर के केस में उसकी लायबिलिटी खत्म कब होगी। सबसे पहला आलिया भट्ट चुपचाप उसको किसको, कैटरीना को उसके 10,000 रुपये वापस कर दे, रणवीर की लायबिलिटी खत्म। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो गया, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो गई। इन लोगों ने बोल दिया कि जो मुझे पैसे 2 महीने में चाहिए थे, अब मुझे क्या करना, 6 मंथ्स में वापस करना, यानी जो हमारा ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें चेंजेस आ गए। तो हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज मानेंगे। तो ये जो डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज का मतलब समझ में आ गया। डिस्चार्ज का मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो लायबिलिटी है श्योरिटी की वो खत्म हो रही है, तो वो कई तरीके से खत्म हो सकती है, वो देख लेते हैं। डिस्चार्ज जो है ना 3 तरीके से हो सकता है। पहला रिवोकेशन, दूसरा बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, एंड ऑन इनवैलिडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। ये तीनों पॉइंट्स देख लेते हैं अभी हम। पहला है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग कॉन्ट्रैक्ट बाय नोटिस। रिवोकेट कर रहा है, यानी रणवीर खुद बोल रहा है कैटरीना को जाके कि मैं किसी तरह की लायबिलिटी नहीं लेने वाला हूँ, मैं इस चीज से पीछे हट रहा हूँ। उसने नोटिस दे दिया और इस पे कैटरीना अग्री भी कर रही है, इसका अग्री करना जरूरी है, ठीक है। यानी कि द कॉन्टिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम रिवोक बाय श्योरिटी। इसमें रिवोक कौन करेगा, श्योरिटी ही रिवोक करेगा कि भाई फ्यूचर ट्रांजैक्शंस में मेरा आप कोई हिस्सा नहीं होने वाला, मैं अपनी लायबिलिटी से पीछे हट रहा हूँ। और उसने क्या किया है, प्रॉपर नोटिस भी दे दिया है। तो ये हो गया रिवोकेशन। दूसरा हो गया रिवोकेशन रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। अब श्योरिटी ही खत्म हो गया, रणवीर खलास, तो उस केस में क्या होगा, उसकी लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। बाय नोवेशन, नोवेशन मतलब कोई ना कोई ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस आएंगे। श्योरिटी इन द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज इफ अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड बिटवीन द सेम पार्टी और बिटवीन द अदर पार्टीज कंसिडरिंग म्यूचुअल डिस्चार्ज। यानी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के केस में, नोवेशन के केस में क्या हो जाएगा, श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। बाय कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, अब क्रेडिटर के की हरकतों के कारण कह सकते हैं यहाँ पे कि क्रेडिटर ने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो गई। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि 2 महीने का नोटिस पीरियड अब 6 महीने का हो गया, 2 महीने की जगह 6 महीने में पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में जो भी वेरिएंसेस आए उसके कारण रणवीर मना कर सकता है कि मैं अब श्योरिटी नहीं बनने वाला, यानी वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कीवर्ड्स क्या क्या हो जाएंगे, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में वेरिएंस आ गए हैं। विदाउट श्योरिटीज कंसेंट, यानी उसने पहले मना कर दिया मैं इस तरह के चेंजेस के लिए रेडी नहीं हूँ। बाय रिलीज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, यानी प्रिंसिपल डेटर ने क्या किया, अपनी पेमेंट कंप्लीट कर दी, खत्म कर दिया।
या फिर कुछ ना कुछ उन्होंने मेजर कंपोनेंट था जो वो भूल गए थे जिसके लीगल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। यानी डज एनी एक्ट और omission द लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ विच डिस्चार्ज द प्रिंसिपल डेटर। यानी सब कर तो क्रेडिटर ही रहा है, क्योंकि अभी पढ़ ही रहे हैं कि बाय द कंडक्ट ऑफ क्रेडिटर, यानी क्रेडिटर की हरकतों की वजह से श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो रही है। इसमें पहला आ गया, उसने खुद ही अपने कॉन्ट्रैक्ट की क्या किया, टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दिए। सेकंड, उसने क्या किया, उसने कुछ ऐसा एक्ट किया या कुछ ऐसा ओमिशन किया जिसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हैं कि प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी खत्म हो चुकी है। एंड थर्ड, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी व्हेन क्रेडिटर compounds with gives time to or agrees to sue principal debtor। इसमें तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं। पहला कंपोजिशन के लिए बात कर रहा है, दूसरा प्रॉमिस टू गिव टाइम एंड तीसरा प्रॉमिस नॉट टू सू। ये तीन अलग अलग चीजें अगर प्रिंसिपल क्रेडिटर करता है तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। सबसे पहला है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, विद द प्रिंसिपल डेटर विदाउट कंसल्टिंग श्योरिटी। मतलब यहाँ पे लोगों ने क्या किया, जो अमाउंट है ना उसमें कुछ ना कुछ चेंज कर दिया कि अब तुम्हें इतना नहीं इतना पे करना है, और उसमें श्योरिटी की एग्रीमेंट भी नहीं दी। दूसरा, प्रॉमिस टू गिव टाइम। प्रिंसिपल क्रेडिटर ने बोला कि अब डेटर को तुम्हारे को टाइम दे रहा हूँ मैं एक्स्ट्रा, उस केस में भी अगर श्योरिटी अग्री नहीं करता है तो। थर्ड, प्रॉमिस नॉट टू सू। उसने बोल दिया कि मैं तुम्हें पे केस करूंगा ही। तो जब कैटरीना आलिया भट्ट पे केस ही नहीं करेगी तो रणबीर की लायबिलिटी कभी आएगी ही, चाहे जो हो जाए। एट द एंड पे किसको करना है, आलिया को ही करना। अब हम देखेंगे केसेस वेयर श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज। कब कब ऐसा होगा जब श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म नहीं होने वाली। श्योरिटी नॉट डिस्चार्ज व्हेन एग्रीमेंट मेड विद थर्ड पार्टी टू गिव टाइम टू प्रिंसिपल डेटर। When the agreement made with the third party to give time to principal debtor, a contract to give time to principal debtor is made by the creditor with the third person and not with the principal debtor, the surety is not discharged. Then a creditor's forbearance to sue does not discharge surety। हाँ, जो हमने ये पॉइंट पढ़ा था ना कि sue नहीं कर सकता, इसमें अल्टीमेटली उस पर लाइबिलिटी तब तक नहीं आएगी ना जब तक आलिया भट्ट पे केस वो नहीं कर सकता। बट इसमें कहीं ना कहीं लाइबिलिटी तो एट द एंड रणवीर की है। ये यही कह रहा है कि अगर वो नहीं सू करने वाला है, इससे उसको रोक नहीं सकता। क्रेडिटर्स फॉरबिडेंस टू सू डज नॉट डिस्चार्ज, इससे श्योरिटी की लाइबिलिटी खत्म नहीं हो जाती। फिर डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट कमीशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। Discharge of surety by creditors act omission impairing surety's eventual remedy। If the creditor does any act which is inconsistent with the right of surety or omits to do so, यानी अगर ऐसी कोई कंडीशन थी जो कि फुलफिल करनी ही करनी थी किसको, क्रेडिटर को, और वो कंडीशन वो फुलफिल नहीं कर पाता, तो उस केस में भी क्या होगा, श्योरिटी की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब ये हमारे पास नेक्स्ट है कि इनवैलिड हो गया अगर कॉन्ट्रैक्ट। तीन पॉइंट्स थे। पहला, जिसमें श्योरिटी खुद अगर रिवोक कर लेता है। दूसरा, क्रेडिटर के कारण। तीसरा, कोई ना कोई ऐसा कंडीशन है जिसके कारण कॉन्ट्रैक्ट ही इनवैलिड हो। उसमें कई सारी चीजें हो सकती हैं, कुछ मेजर फैक्ट कंसील कर रखे थे, मिस रिप्रेजेंटेशन कर रखा था, या फिर को श्योरिटी की कंडीशन लगा दी थी और को श्योरिटी ने ज्वाइन ही नहीं किया। इसका मतलब जहाँ पे रणवीर कह रहा है शाहरुख खान से कि आप और मैं दोनों मिल के लाइबिलिटी पे करने वाले हैं, और ये कंडीशन उसने सबके सामने रख दी थी कि भाई मैं अकेला श्योरिटी नहीं बनूंगा, मैं किसी और पर्सन के साथ ही श्योरिटी बनूंगा। तो अगर कोई और पर्सन ज्वाइन नहीं करता है तो जो एक श्योरिटी है उसकी भी लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अभी हमने देखा क्या डिस्चार्ज कैसे हो रहा है। अब हम देख रहे हैं राइट्स क्या क्या है श्योरिटी के पास। श्योरिटी मतलब जो कि गारंटी दे रहा है कि हाँ अगर प्रिंसिपल डेटर पेमेंट नहीं कर पाता, यानी कि हमारे केस में अगर आलिया भट्ट पेमेंट नहीं कर पाती है तो जो रणवीर है वो पेमेंट करेगा। तो रणवीर के पास राइट्स क्या क्या है। अब तक हमने देखा उसकी लायबिलिटी खत्म कैसे होगी, तीन तरीके से खत्म होगी। अब हम देखेंगे कि उसके पास राइट्स क्या क्या है। राइट्स ऑफ सैब्रोगेशन। राइट्स ऑफ सैब्रोगेशन का क्या मतलब हुआ, सैब्रोगेशन का मतलब हुआ
कि जैसे ही वो पेमेंट करता है आलिया भट्ट की जगह पे, तो अब वो आ जाएगा प्रिंसिपल क्रेडिटर की पोजीशन पे। अब वो आलिया भट्ट को बोलेगा ना कि मुझे पेमेंट कर, क्योंकि मैंने तेरे बदले पेमेंट करी है। तो वो क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन हो गया। अब उसके पास वो राइट्स आ गए क्रेडिटर्स। फिर इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। ये दो राइट्स जो थे ये प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट है। अब क्रेडिटर के अगेंस्ट वाले में हम लोग देखेंगे। पहले डेटर के अगेंस्ट क्या आ गए, अब वो खुद बन गया प्रिंसिपल क्रेडिटर। उसके अलावा अगर उसको कुछ भी लॉस होता है तो वो उसको भी क्या बोल सकता है, उसको भी कंपनसेट करने के लिए बोल सकता है। अगर राइट अगेन इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई। अगर राइट अगेंस्ट क्रेडिटर, क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स, जो सिक्योरिटीज अगर मान के चलते हैं कि जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम आलिया भट्ट और कैटरीना के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कैटरीना ने उसको 10,000 रुपए दिए, उसके बदले अगर आलिया भट्ट ने उसको कुछ पेमेंट करी होती या कुछ गुड्स दे दी होती, अपनी ज्वेलरी दे दी होती, गोल्ड दे दिया होता रखने के लिए, तो ये सारे की पोजीशन किसके पास आ जानी चाहिए, इसकी पोजीशन किसके पास आ जाएगी, श्योरिटी के पास आ जाएगी। श्योरिटी यानी कि रणवीर के पास आ जाएंगे। ठीक है, यानी ये कह रहा है बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी, क्रेडिटर्स की जो भी सिक्योरिटी होगी अब वो श्योरिटी की बेनिफिट हो जाएंगे। राइट टू सेट ऑफ, अगर कोई ऐसा है पेमेंट जो कि उसको भी करना था तो वहां पे क्या हो जाएगा, दो पेमेंट आपस में सेट ऑफ भी हो सकते हैं। शेयर रिडक्शन भी हो सकता है। शेयर रिडक्शन कब होगा, शेयर रिडक्शन होगा मान लो आलिया हो गई बैंक होते ही क्या हो जाएगा, अगर टोटल लाइबिलिटी उसकी, अब उसकी बैलेंस शीट फिर से बनेगी, जो लाइबिलिटी है फिर से मेजर्स होंगी। जब बैंक्रप्सी होती है तो उसका बहुत एक पूरा का पूरा चैप्टर है ये आगे चल के, जिसमें बताते हैं कि कैसे सारी लाइबिलिटीज जो है ना प्रोपोर्शनल की जाती है एसेट के कंपैरिजन में, और फिर उतना उतना पेमेंट करा जाता है। तो अगर बैंक्रप्सी हो रही है तो उस केस में क्या होगा, जो लाइबिलिटी रीमेजर की जाएगी, 10,000 की लाइबिलिटी अब 10,000 की ही नहीं रहेगी, हो सकता है अब ये सिर्फ 2,000 पे आ जाए अकॉर्डिंग टू द असेट्स। तो उतने तक की ही रिडक्शन उसको भी मिलेगी, किसको, श्योरिटी को। श्योरिटी की भी पूरे 10 पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो 2 की ही पेमेंट करेगा उस केस में। फिर उसके श्योरिटी के राइट अगेंस्ट को श्योरिटी क्या है, अगर दो लोग मिलके डिसाइड कर रहे हैं पेमेंट करने का तो दो लोग मिलके पेमेंट करेंगे। अगर एक को पेमेंट करना पड़ेगा तो वो दूसरे से रिकवर कर लेगा। बस यही सारे राइट्स हैं कि या तो कंट्रीब्यूट इक्वली कर रहे हैं तो दोनों इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, डिफरेंट सम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो डिफरेंट सम में कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। बस हमारे पास ये हो गया, राइट ऑफ श्योरिटीज था, डिस्चार्ज कैसे होने वाला है ये पॉइंट था। उसके अलावा पार्टीज कितने तरह की होती हैं और दोनों के बीच डिफरेंस क्या क्या है, ये हमारा चैप्टर था यूनिट नंबर 7। ये हमारा हो गया खत्म। अब हम लोग करेंगे यूनिट नंबर 8।